हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं टॉपिक कौन सा, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, देखेंगे क्या है। लेकिन प्यारे इससे पहले इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स दे चुका हूं, जिसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, और लेंज लॉ पे बेस्ड बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बताए थे। अगर आपने पहले का लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स पे क्लिक करके पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। और देख के आ गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आज के टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन नाम बता रहा है मोशन। मोशन की वजह से जो ईएमएफ बनता है उसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। लेकिन किसका मोशन, कौन सा ईएमएफ। इस चैप्टर में बच्चे हम पढ़ते आ रहे थे कि अगर किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, चाहे बढ़े चाहे कम हो, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। चाहे मैग्नेट को एक कॉइल के पास में लाएं, चाहे कॉइल को मैग्नेट के पास में लाएं या दूर ले जाएं, तो कॉइल में इंड्यूस करंट बनता है या कहें इंड्यूस ईएमएफ बनता है, जो हमने फैराडेज के लॉज में पढ़ा। लेकिन अगर वो कॉइल लेने की बजाय अगर कोई कंडक्टर भी ले लें जो क्लोज्ड नहीं है, जैसे हम कॉइल लेते हैं इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है, अगर हम मैग्नेट को इसके पास में लाते हैं या कॉइल को इसके पास में या दूर लाते हैं, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनता ही बनता है, साथ में इसमें इंड्यूस्ड करंट भी बनता है। कौन से डायरेक्शन में बनता है वो हम लेंज लॉ से निकालते हैं। इसको पास में ला रहे हैं तो करंट ऐसे बनेगा कि ये पास में ना आए, उसके लिए इधर नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट बन जाएगा। लेकिन इसमें भैया करंट क्यों बनेगा, इसमें ईएमएफ क्यों बनेगा, इसमें हम ये तो समझाते हैं कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट बनता है, लेकिन उसकी असली वजह क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं कि इसको पास में या दूर ले जाने से मैग्नेटिक फील्ड में कैसे करंट बनता है, कैसे ईएमएफ बनता है। एक बात यहाँ पे ये कि अगर ये क्लोज्ड है, कंप्लीट सर्किट कंप्लीट है, तो इंड्यूस्ड करंट तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनेगा ही बनेगा, करंट भी बनेगा। लेकिन अगर ये क्लोज्ड नहीं है, टूटा हुआ है सर्किट, तो भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, वो बात अलग है कि करंट नहीं बनेगा, क्योंकि करंट बनने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। तो हम इस पार्ट में ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी एक कंडक्टर अगर हम ले लें, चाहे वो रॉड की फॉर्म में ले लें चाहे कर्व फॉर्म में ले लें, अगर वो क्लोज सर्किट की फॉर्म में नहीं भी है, तो अगर किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव कराते हैं, तो मूव कराने से उसमें उसके कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से किसके, कंडक्टर के, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने से किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसके एंड्स के अक्रॉस, उसी को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब वो कैसे होता है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, क्यों होता है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूला निकालने के 2 तरीके हैं, एक हम फैराडेज के लॉ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकाल सकते हैं, और एक लॉरेंट्ज फोर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करके निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए क्या लॉरेंट्ज फोर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, क्या है, द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल। इमोशनल मत लिख लेना, मोशनल है, मोशनल ईएमएफ। फिलहाल देखिए, मान लें कि इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब क्या है, मैंने अगर क्रॉस बनाया इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ऐसे बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई एक कंडक्टर ले लिया इस तरीके से, ये लीजिए, ये एक कंडक्टर ले लिया ए, ये कंडक्टर का नाम रख देते हैं ए और बी, ठीक है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसकी लेंथ मान लें कितनी है, एल, ठीक है। इसको हम मूव करा रहे हैं कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी
v। तो हम कहते हैं कि भैया जब हम इसे मूव कराएंगे तो इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। क्यों होगा वो मैं समझाने जा रहा हूँ, फिर उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो प्यारे आप ये देखिए लॉरेंट्ज फोर्स वाले कंसेप्ट पे जाइए। आपको मालूम है क्योंकि ये मेटेलिक कंडक्टर है, अगर ये मेटेलिक कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक नहीं बहुत सारे, हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपने पढ़ा है कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। जिस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है QVB साइन थीटा, जिसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं QV क्रॉस B, V क्रॉस B, F वेक्टर इज इक्वल टू दिस, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है जिसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये, और जिसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम रूल यूज करते हैं पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है वहां पे पाम रूल यूज करते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे जब पूरा कंडक्टर ऐसे मूव कराएंगे तो इसके अंदर रखे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी खुद मूव कर रहे होंगे कंडक्टर के साथ आगे की तरफ विद वेलोसिटी भी। अरे इलेक्ट्रॉन्स तो जो है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कंडक्टर के साथ, जब पूरा कंडक्टर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी आगे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की जब मोशन होगी इस मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, जरा उसका डायरेक्शन निकालो। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहती है कि ये इस तरीके से अगर फॉर्मूला है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो पहले इसके डायरेक्शन में फिंगर्स रखोगे और राइट हैंड की, और इसके डायरेक्शन में पाम को रोटेट करोगे, तो जिस डायरेक्शन में थंब आएगा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चलिए देखते हैं, वेलोसिटी उधर की तरफ है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां रखनी राइट हैंड की ऐसे करके, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पाम, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इस पाम को अंदर की तरफ करो, पाम को अंदर की तरफ घुमाओ ऐसे, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। थंब कहाँ जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। लेकिन भैया ये चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ माइनस आ जाए अगर तो फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाना है, नेगेटिव का मतलब उल्टा, तो इस पे फोर्स ऊपर नहीं फोर्स नीचे लगेगी। मैं बाकी इलेक्ट्रॉन हटा दे रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस। तो इस पे फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, ये लीजिए ये मैंने फोर्स बना दी इस पे, कौन सी फोर्स, कौन सी फोर्स, ये लग गई आपकी FM, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, जिसका फॉर्मूला QVB साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहीं लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो लगेगी, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू क्या लगेगी, FM से डिनोट कर दें QVB साइन 90, साइन 90 1 होता है तो ये हो जाएगी QVB, ठीक है, ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स हो गई। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स नीचे की B साइड की तरफ लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन इस पूरे रॉड में से निकल के इस तरफ आना, इकट्ठा होने लगेंगे। इस तरफ जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगेंगे प्यारे, तो आप देखिए B एंड पे कैसा चार्ज आने लगेगा, नेगेटिव। और क्योंकि ऊपर से नीचे भाग रहे हैं तो जहां से भाग रहे हैं उस तरफ कैसा चार्ज आने लगेगा, लॉस होने की वजह से इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो आप देखिए A और B के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जिसमें A विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड B विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल। यही जो पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं मोशनल EMF, मोशनल EMF। लेकिन एक बात है कि जैसे जैसे हम इसको भगाते जाएंगे आगे, इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, इधर प्लस बनता जाएगा इधर माइनस बनता जाएगा इसके आगे भागने से, लेकिन यहाँ पर एक फील्ड सेटअप होने लगेगी प्लस और माइनस के बीच। कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होने लगेगी। एक तरफ प्लस हो रहा है एक तरफ माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने लगेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, जितना नेगेटिव इधर आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे
एक जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी Fm मैग्नेटिक फोर्स, एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगने लगेगी। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भैया माइनस वाला प्लस से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसका फॉर्मूला QE होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से, जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ बढ़ के मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बराबर हो जाएगी। उस केस में चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी और चार्जेस जहां थे वहीं रुक जाएंगे। तब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा उसी को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, जिसका एक्सप्रेशन कैसे निकालें? आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया QE। आप कहोगे कि द चार्ज क्या बोलेंगे? विल गेट इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम। कब इक्विलिब्रियम में आएगा? व्हेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्यारे, लाइन सही कर लेना, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारी मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी, तो वो चार्ज रुक जाएगा, वहीं पे स्टेशनरी हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा उसी को हम ईएमएफ कहते हैं, मोशनल। Fm का फॉर्मूला है QVB, Fe का फॉर्मूला है QE, ये Q से Q कट गया, E का फॉर VB इज इक्वल टू E आ गया आपके पास, ठीक है। अब E क्या होता है प्यारे? E इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, है ना, माइनस dV अपॉन dr होता है। आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए माइनस साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ वैल्यू रखेंगे। तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हुआ है तो dV की जगह V लिख देंगे और dr डिस्टेंस पूरा लिख देंगे A और B के बीच कितना? L। तो यहाँ E की जगह अगर हम V अपॉन L लिख दें तो लो, V का फॉर्मूला आ गया कैपिटल V। ये कैपिटल V निकालने के लिए L इधर जाएगा तो ये बन गया कैपिटल V इज इक्वल टू BLV। V स्मॉल बना रहे हो तो गोला करके बनाना, ये ऐसे करके बनाना। तो ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, कैपिटल V का पोटेंशियल डिफरेंस का। जिस मोशनल ईएमएफ को कैपिटल V से ना डिनोट करने की बजाय स्मॉल e से कर देते हैं तो और इज इक्वल टू कैपिटल V की जगह लिख दो स्मॉल e इज इक्वल टू BLV। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फॉर्मूला याद कर लो, BLV। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना था। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। ये मोशनल ईएमएफ हो गया। अब ये मोशनल ईएमएफ हमने लॉरेंट फोर्स के कंसेप्ट से निकाला, इसको हम फेराडेज के लॉ से भी निकाल सकते हैं। ये ईएमएफ तो बनेगा। पहले पॉज करके इतना कर लेना, फिर क्योंकि हटा रहा हूं मैं, नोट कर लेना। अभी ईएमएफ तो इतना बनेगा, लेकिन भैया करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए तो सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आके रुक गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही ऐसे बना के दिखा देते हैं, फिर कहते हैं बताइए कौन सा एंड, ए या बी विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जैसे मैंने बताया वैसे आप निकालोगे। उल्टी फोर्स करने की ध्यान रखना, अगर नेगेटिव चार्ज है उल्टी फोर्स लगेगी। अभी करंट तो इसमें फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स रुक गए हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इसे एक्सटर्नल किसी तार से जोड़ दें, इस प्लस और माइनस को ऐसे जोड़ दें अलग से तार से, तो देखो एक सर्किट बन गया। हाँ, अब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव। डायरेक्ट मत बोलना पॉजिटिव से नेगेटिव, नहीं, यहाँ अंदर नहीं, इन द एक्सटर्नल सर्किट। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट यहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे आगे की तरफ जाएगा। तो करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, ओम्स लॉ। तो V की जगह डाल देंगे हम BLV और R यानी रेजिस्टेंस, इससे हमारा करंट आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्यारे ये नोट कर लीजिए। फिर आगे एक चीज और देख लीजिए कि इसमें जो हमने EMF का फॉर्मूला निकाला, ये फैराडेज लॉ से भी निकाल सकते थे। कैसे? देखते हैं।
फैराडेज लॉ से कैसे निकालेंगे वो समझाने के लिए क्या करें, हमने यहाँ पे एक इस तरीके से रेल बना ली, दो पटरियाँ हैं इस तरीके से रेल की, ये ऐसे जुड़ी हुई हैं, और ये जो रॉड थी ए बी वाली, ये इन दोनों रेल्स के ऊपर हम इस तरीके से स्लाइड करा रहे हैं। मान ली इनिशियली यहाँ रखी हुई थी, ये रॉड यहाँ पे रखी हुई थी, और इसे यहाँ से यहाँ इस तरीके से ऐसे मूव कराते जा रहे हैं, मूव कराते जा रहे हैं, मूव कराते जा रहे हैं। तो भैया मूव कराने से क्या होगा, आप सोचिए, जब ये रॉड बिल्कुल यहाँ रही होगी इस तरीके से, तो ये और ये वाली जो साइड है इसके बीच इतना एरिया है, इससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी। जैसे जैसे हम इसे आगे ले जाते जाएंगे, आगे ले जाते जाएंगे, आप सोचिए ये यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो आप देखिए इतने पार्ट से, इतने क्लोज्ड पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। जितना दूर ले जाते जाएंगे ये वाला एरिया बढ़ता जाएगा जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। एरिया बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, जो फैराडे लॉ ये कहता है कि E इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस नहीं लगा रहा हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA, तो B एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए प्यारे। अगर इतने पार्ट के एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मान लें ये लेंथ L है जैसे हमने ली थी, ब्रेथ X है, तो B एरिया की जगह आ जाएगा L इंटू X। B कांस्टेंट है, लेंथ आप कितना भी आगे ले जाएं लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, हाँ X बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा आगे जाने से, तो L अंदर रहे, L बाहर आ जाएगा, X अंदर रहेगा, और ये dx ओवर dt तो भैया होता है वेलोसिटी। तो EMF का फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू BLV, साइन लगाते तो माइनस BLV इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो E इज इक्वल टू BLV। तो जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा आसान है, लेकिन पीछे वाला जो कंसेप्ट जैसे मैंने समझाया उस पर बेस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो वो समझना जरूरी है, डिराइव किसी से भी कर सकते हैं। अभी ये तो हमने निकाल लिया प्यारे, अब इसके बाद आती है भैया ये जो इंड्यूस करंट है इसका डायरेक्शन कौन से रूल से निकालेंगे। डायरेक्शन मैंने आपको बताया है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव इधर इकट्ठा होगा, तो ऐसे तो मैंने बताया जिसमें इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव किधर आएगा, फिर ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। लेकिन इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड बनाया गया है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के लिए ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, जब भी कंडक्टर मोशन कर रहा है तो कौन से रूल से निकालेंगे हम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, ठीक है। डायरेक्शन किससे निकालेंगे, ये हटा रहा हूं, ध्यान करिए, लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी कैन बी फाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। भैया पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अभी हम राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या करना है, रूल वैसा ही है बिल्कुल, थोड़ा सा क्या चेंज है वो देख लीजिए। पहले लेफ्ट हैंड की फिंगर्स 3 ऐसे करी थी, अभी राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे करेंगे 3, और जो 4 फिंगर है उसके डायरेक्शन में, उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख देंगे, और ये थंब को फोर्स के डायरेक्शन में रख देंगे। और जिस डायरेक्शन में, देखिए आपको ये पता था ना, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये फिंगर रखेंगे, फिर करंट के फोर्स के डायरेक्शन में ये फिंगर रखेंगे, और जिस डायरेक्शन में ये वाली फिंगर पॉइंट करेगी दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कैसे, देखिए ये जो है हम इसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं, यानी फोर्स उधर की तरफ लगा रहे हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है यानी अंदर की तरफ रख दीजिए, थंब किधर की तरफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब उधर की तरफ करेंगे तो इसे पकड़ के उधर घुमा दीजिए, इस तरीके से ऐसे घुमा दिया फोर्स के डायरेक्शन में, क्योंकि उधर ले जा रहे थे तो फोर्स उधर, तो फिंगर कहाँ आई, ऊपर आई, ऊपर की तरफ आई, यानी इसमें जो करंट है वो ऊपर की तरफ बनेगा, यानी इस लूप में ऐसे से ऐसे बनेगा। और यही मैंने पहले भी बताया था, ये आप जैसे मैंने बताया वैसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से निकाल सकते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स के कंसेप्ट के हिसाब से निकाल सकते हैं। दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तीसरा लेंज लॉ से भी निकाल सकते हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप निकालना। अगर इसे बाहर ले जाएंगे तो इससे लिंक फ्लक्स बढ़ेगा, तो करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स ना बढ़े, उस हिसाब से देखना कैसे बनेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, नोट कर लो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट स्ट्रेच द फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड सच दैट ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Then place the forefinger in the direction of magnetic field and thumb in the direction of force acting on the current carrying wire.
acting on the wire moving in magnetic field, then the direction in which the center finger points will give the direction of induced current, induced current। ठीक है प्यारे, नोट कर लो स्लो करके। लेकिन एक बात है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ लिया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी पढ़ लिया। अब कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे अभी कंफ्यूज तो अभी हो गए सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा था, वो किस लिए था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बता दिया, वो किस लिए, कब कौन सा लगाना है, कैसे याद रखें। तो नोट करो प्यारे, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। पहले तो ये बताओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल किस लिए था, लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस लिए है, राइट हैंड रूल किस लिए है। देखो प्यारे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, कोई भी एक चार्ज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था फोर्स निकालने के लिए कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा है तो इस पे फोर्स लगेगी, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए करंट कैरिंग वायर पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चैप्टर में हमने पढ़ा था। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इसलिए यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक कंडक्टर अगर मूव करे आगे बाहर पीछे, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट बनता है। मूव करने से इंड्यूस्ड करंट बनता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है। अब कैसे याद रखें कि इंड्यूस करंट के लिए राइट हैंड है और फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड है। तो भैया मैंने एक तरीका बनाया है। क्या तरीका है, देखिए जरा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, एक बार फिर से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है इंड्यूस करंट निकालने के लिए, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए व्हेनेवर करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए ये शब्द है फ्लेमिंग्स आई, अरे राइट में आई आ रहा है और आई से तो क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड कभी भी भूल जाओ तो बोलोगे अच्छा आई इससे इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे। ऐसे ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट आ रहा है, फू से क्या होता है, फू से होता है फोर्स। इस तरीके से लेफ्ट आ रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए आप ये रूल लगाओगे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए ये रूल लगाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्यारे ये नेमोनिक है, इसको लिख लो कहीं पर, आगे मैं इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा। तो इस रूल का यूज करके हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। जैसे ये आप देखिए, मान ले करंट ऊपर जा रहा है, इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो फोर्स के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल यूज लगाएंगे, फू लेफ्ट रूल के लिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट ऊपर की तरफ, तो थंब अंदर जा रहा है तो फोर्स हो गई अंदर। मान लें कि इस तरीके से है, इसको बाहर ला रहे हैं तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। इंड्यूस करंट के लिए हम रूल लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, फोर्स बाहर लग रही है, इसे बाहर ला रहे थे तो करंट जा रहा है ऊपर, तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा ऊपर की तरफ। बात समझ पा रहे हो कैसे याद रखोगे? ठीक है प्यारे, ये नोट कर लीजिए। तो जैसे अभी आपने इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाला, ऐसे इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट के साथ कुछ 3-4 क्वांटिटीज के और एक्सप्रेशन निकालने हैं। कौन कौन सी? लेट्स सी। जैसे कि आपने देखा कि एक किसी भी रॉड कंडक्टर को AB को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं v वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से मूव कराने पर इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, जिस इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपने निकाला BLV निकालते समय प्यारे मैंने माइनस ओमिट कर दिया था, माइनस d∅/dt में से माइनस हटा दिया था ना, लेकिन वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए माइनस हटा दिया था, लेकिन कहीं पे माइनस की कोई इंपॉर्टेंस है तो माइनस भी लगाएंगे। और अगर कहीं पे आपको माइनस पूछा गया कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है, तो आप सिंपली कह दोगे कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इट हैज गॉट अपोजिंग नेचर। अपोजिंग नेचर का मतलब लेंस लॉ में ध्यान करो, हमने पढ़ा था इंड्यूस ईएमएफ ऐसे बनता है कि जो कॉज उसको अपोज कर रहा है, जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज कर सके, उस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ बनता है। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बनने की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया जाता है। फिलहाल अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ माइनस नहीं लगाएंगे। इंड्यूस ईएमएफ तो हमने निकाल लिया एक्सप्रेशन, लेकिन इसकी हेल्प से हमें एक्सप्रेशन निकालने हैं करंट का, फोर्स का, पावर का,
क्या देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इंड्यूस करंट लीजिए। इंड्यूस करंट तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, पहले ही बता दिया था। इंड्यूस करंट, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज को हम ई लिखेंगे इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आया है BLV और अपॉन आर, तो ये इंड्यूस करंट का फॉर्मूला आ गया BLV ओवर आर। सेकंड किस चीज का फॉर्मूला निकालना है? फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। ये कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ये जो आर्म है, मूवेबल आर्म है, इसको हम मूव कराएंगे, तो मूव कराने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। प्यारे आप देखिए जरा ध्यान से समझना कि ये एक रॉड है, इसको मूव करा रहे हैं, तो आपने देखा कि इसमें करंट बनेगा। करंट का भी आपने डायरेक्शन भी निकाला कि करंट इसमें ऊपर की तरफ बनेगा, इंड्यूस करंट। अभी इंड्यूस करंट जब इसमें बनेगा, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा ऊपर की तरफ। तो भैया ये करंट कैरिंग वायर बन गया, और करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, जो हम लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। लेफ्ट हैंड रूल से जरा इस पे फोर्स निकालना, किधर लगेगी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो थंब इधर की तरफ आ रहा है, यानी इस पे जो फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है, ये फोर्स लगेगी, मान लें ये फोर्स 10 न्यूटन की लग रही है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, मान लें 10 न्यूटन की इधर की तरफ लग रही है करंट फ्लो होने से। तो भैया अगर इधर 10 न्यूटन की लग रही है तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो हम इसको आगे ला रहे थे, आगे लाने के लिए हमें भी तो फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर एक जना 10 न्यूटन से खींच रहा है तो हमें भी तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इधर की तरफ। कितनी लगानी पड़ेगी? एग्जैक्टली जितनी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो वही हमें फोर्स निकालनी है कि कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी हमें, ऑब्वियसली उतनी जितनी फोर्स उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है करंट कैरिंग वायर में, उसका फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। थीटा मैं डायरेक्टली यहाँ पे 90 लिख रहा हूँ, दिमाग अपना चलाओ। क्या 90 है? करंट और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कैसे। फिलहाल यहाँ पे आई की जगह हम लिख सकते हैं करंट का फॉर्मूला ई, करंट ये आ चुका है हमारे पास BLV, तो डायरेक्ट लिख दें BLV ओवर आर, इंटू एल है ही, साइन 91 होता है, तो फॉर्मूला बन गया B²L² V अपॉन आर। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। एक्सटर्नल फोर्स कितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही ये वाली भी होगी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा हमें तीसरा किसका निकालना है? पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। भैया जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के लिए कुछ पावर भी तो लगानी पड़ेगी। वो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पावर का फॉर्मूला होता है प्यारे, ये लीजिए, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब कहाँ से आया मत पूछना, 9-10 में पढ़ चुके हो। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क का फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर F का फॉर्मूला, ये F इंटू V आ गया, यहाँ पे F का फॉर्मूला डाल दीजिए। F का फॉर्मूला आया है आपका B²L² V² अपॉन R, और एक V अलग से है ही है, तो क्या बन गया? B²L² V² अपॉन R। ठीक है, ये एक्सटर्नल पावर का फॉर्मूला आ गया जो पूछी थी। फिर पूछ रहे हैं पावर डिसिपेटेड एज जूल्स लॉस। इसका क्या मतलब है प्यारे? जब इसमें करंट फ्लो करेगा वायर में, तो आपने पढ़ रखा है ना, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जूल्स लॉ की वजह से हीट निकालते हैं, H=I²RT। जूल्स लॉ से जो हीट लॉस होती है I²RT, वो हीट एनर्जी होती है। यहाँ पे जूल्स लॉ की वजह से, जूल्स की वजह से जो पावर में लॉस होगा, पावर का फॉर्मूला होगा I²R। आई कौन सा? स्मॉल लिखेंगे भैया, इंड्यूस करंट है, तो यहाँ पे आई का फॉर्मूला डाल दीजिए, ये है BLV ओवर आर, और इसका स्क्वायर भी है और इंटू आर भी है, तो ये बन गया, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं काट पीट के, B²L² V² अपॉन आर। ठीक है, अरे जितना पावर का लॉस हुआ ड्यू टू जूल्स लॉस और जितनी एक्सटर्नल पावर लगानी पड़ी, अरे ये दोनों सेम आ रहे हैं, अरे सेम तो आएंगे ही।
भैया जितना लॉस होगा अपने आप से लॉस थोड़ी जाएगा, उतना एक्सटर्नल पावर लगाई होगी उतना ही तो लॉस होगा, उससे ज़्यादा उससे कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इससे हमें पता लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी ओबेड है। जितनी हम एनर्जी लगा रहे हैं वायर को खींचने में उतनी ही एनर्जी में लॉस हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ करंट। ठीक है प्यारे, तो ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 4-5 टर्में हमने निकाली हैं इस पे बेसिक न्यूमेरिकल है, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, जिसमें ये फॉर्मूले तो निकालने ही हैं, उसके बाद आपको उसके ग्राफ्स की वेरिएशन भी बतानी होती है इन प्रॉपर्टीज़ की, इन क्वांटिटीज़ की। कैसे देखेंगे, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप अभी देख सकते हैं, लेक्चर के बाद देख लेना चलो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटेंड ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटी सी रिलेशन और है, वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। बात आई रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी जो डायग्राम था उसमें आपने देखा कि रॉड को आगे खिसकाएंगे एक कॉइल के साथ, कॉइल के ऊपर खिसका रहे हैं तो उससे लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स के चेंज आएगा, इंड्यूस करंट बनेगा। तो इंड्यूस करंट तब बनता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं, तो कितना चार्ज फ्लो किया, कितने फ्लक्स के चेंज आने पर, उसके बीच हमें रिलेशन निकालनी है। कैसे निकालनी, बहुत ही सिंपल सी रिलेशन है प्यारे। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E इंटू 1/R। किसके बीच रिलेशन निकालनी है, चार्ज कितना फ्लो हुआ और कितना फ्लक्स के चेंज होने से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे E का फॉर्मूला डाल दीजिए। E का फॉर्मूला है ना आपके पास फैराडे के लॉ के हिसाब से d∅/dt। d∅ की जगह डेल्टा फाई लिख दे रहा हूँ, डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करंट का फॉर्मूला होता है dq/dt, dq/dt की जगह डेल्टा q/डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ। डेल्टा टी टाइम अगर इधर लिया तो इधर भी डेल्टा टी ही टाइम लेंगे। कितना चार्ज फ्लो किया, डेल्टा क्यू। ऐसा करने से ये कट गया, अरे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, ये फॉर्मूला आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला है कि फ्लक्स अगर डेल्टा फाई चेंज हो रहा है, आर उस वायर का रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, तो उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, डेल्टा क्यू। इसका ये फॉर्मूला आ गया, नोट कर लीजिए प्यारे, छोटा सा है ये फॉर्मूला, आपके कंपटीशन में काम में आ सकता है। ठीक है, फिलहाल देखते हैं हम कुछ आज के प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं प्यारे, जितना भी मैंने पढ़ाया उस पे बेस न्यूमेरिकल्स हैं। तो कॉपी पेन के साथ मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे, ना कि सिर्फ मूवी की तरह देखेंगे। चलिए लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके प्यारे, पहला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। क्या बोले हैं, कह रहे हैं एन एयरक्राफ्ट विद a wing span of 40 meter flies with a speed of 1080 किलोमीटर पर सेकेंड। पहले तो इसे ऐसा करो, स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कर लो। ये कट जाएगा कितने से, 2 9 2 5 40 3 3 3 1 8 3 1 60 से कट गया, ये 65 से 30 मीटर पर सेकेंड आपका ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, 40 मीटर का स्पैन है, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, एल्टीट्यूड विद एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उड़ रहा है, वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.75 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। फाइंड द ईएमएफ डेवलप्ड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे एक इस तरीके से ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन इस तरीके से आप देखिए, ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे उड़ रहा है किस तरफ, टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका जो विंग है आप देखिए, ये वाला जो विंग है, ये जो विंग है, इस पूरे विंग का स्पैन दे रखा है, यानी लेंथ दे रखी है, कितनी लेंथ दे रखी है आपको, 40 मीटर। तो प्यारे विंग क्योंकि खुद मेटल का होता है, कंडक्टर होता है, तो आप देखिए ये विंग अगर इस तरीके से ऐसे जाएगा, अर्थ के चारों तरफ अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके एंड्स के अक्रॉस बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू BLV, जिसकी E ही हमें निकालनी है। लेकिन लेंथ तो हम रख देंगे 40, वेलोसिटी रख देंगे 30, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखेंगे प्यारे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्टली नहीं रख देना, समझ के रखना होगा। आप ये देखिए कि जिस रीजन में भी वो उड़ रहा है वहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा,
एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो इस विंग के पैरेलल होगा। पैरेलल होने की वजह से, उस कंपोनेंट की वजह से जो पैरेलल है, चार्जेस की कोई मूवमेंट नहीं होगी, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा। हाँ, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी ना, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ की जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वही इस विंग को क्रॉस करेगी, उसी की वजह से इसमें चार्जेस की मोशन होगी, उसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट वाले लेंगे, जो हमें डायरेक्टली दे रखी है 1.75 × 10⁻⁵। हो सकता था वर्टिकल कंपोनेंट ना देके ये हमें जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देते और डेल्टा दे देते, एंगल ऑफ डिप दे देते, तो हमें बीवी फिर निकालना पड़ता किस फॉर्मूले से, tan डेल्टा इज इक्वल टू BH/BV। ऐसा भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ ऐसा करना है। फिलहाल अभी तो ये डायरेक्टली करेंगे और आंसर निकाल के चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स ईच 10 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटल क्यूब। बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। एक इस तरीके से स्केलेटल क्यूब बना लिया 12 वायर के पीसेस से। ये लीजिए, स्केलेटल क्यूब बना लिया, एक केज बना लिया, इस तरीके से तार का जाल बना लिया। ठीक है, ईच 10 सेंटीमीटर। ओके, if the cube is moving with velocity 5 meter per second in the direction of magnetic field, मान ले मैग्नेटिक फील्ड इधर है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब टेस्ला ही होता है, उसी डायरेक्शन में क्यूब भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी से। ठीक है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन ईच ऑफ द आर्म ऑफ द क्यूब। हर आर्म में कितना ईएमएफ बनेगा वो हमने निकालना है। तो प्यारे, एक बात नोट कर लो, जैसे कि मैंने आपको ये डेरिवेशन कराई थी जिसमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से वायर रखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, ये मूव कर रहा था, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से ऊपर या नीचे गए थे। वो लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा है ना। अभी अगर ये वायर ऐसे मूव ना कराने की बजाय अगर बाहर या अंदर की तरफ मूव कराते, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर मूव करे वायर, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल हो जाएगा अगर उसी डायरेक्शन में मूव करें? 0 डिग्री या 180 डिग्री। चाहे 0 हो चाहे 180 हो, साइन 0 साइन 180 दोनों 0 होते हैं, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी और इंड्यूस ईएमएफ बनेगा ही नहीं, चार्ज की मोशन ही नहीं होगी। तो ध्यान रखना, ऐसा हर केस जिसमें वायर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है उस केस में कोई इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ जो चार्ज पार्टिकल हैं, सॉरी ये जो वायर हैं, इन वायर में से कौन सा वायर ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अरे इसके 12 के 12 तार ये जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो भैया किसी भी तार के चार्ज पे लॉरेंट्ज फोर्स नहीं लगेगी, मूवमेंट नहीं होगी, तो किसी में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट नहीं बनेगा। तो देखने में लग रहा था कि कुछ तार ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, लेकिन भैया मूव तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर रहे हैं, तो किसी में भी इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 0 इन ईच ऑफ द 12 वायर्स। 12 वायर्स हैं, 12 में 0 बनेगा। लेकिन कह रहे हैं इफ द क्यूब मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अब की बार क्यूब ऐसे ना मूव करके ऐसे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, हाँ, तब यहाँ पे मैग्नेटिक ईएमएफ बनेगा जिसका फॉर्मूला है BLV। B है 0.05, लेंथ है 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, वेलोसिटी 5 है, ये कट गया आपका 5 5 25 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा, या कह दो 0.025 वोल्ट बनेगा। लेकिन हर तार में नहीं बनेगा, हर तार में फिर भी नहीं बनेगा। आप देखिए सिर्फ बनेगा तो
इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वाले, ये जो चार हैं इसमें कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, ईएमएफ नहीं बनेगा प्यारे। ईएमएफ बनने के लिए ज़रूरी है कि वायर की जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना हो। आप देखिए ये वाले वायर, सॉरी, वेलोसिटी के पैरेलल ना हो। आप ये देखिए कि ये वाला जो वायर है ये वेलोसिटी के पैरेलल है, वेलोसिटी के पैरेलल है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? थोड़ा सा दिमाग तो अपने आप भी चलाइए, पॉज करके कोशिश करिए कि ये वर्टिकल वायर जो हैं, जो वेलोसिटी के पैरेलल हैं, उसमें ईएमएफ क्यों नहीं बनेगा। हिंट में दे देता हूँ कि इसमें चार्जेस की मूवमेंट होगी नहीं होगी, क्या होगी, थोड़ा सा सोचिएगा। ठीक है, फिलहाल ये करिए, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। ओके प्यारे, देखिए इस पार्ट का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्या बोले हैं? कह रहे हैं कि अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड एट एंगुलर स्पीड ओमेगा। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई स्कूल्स में ये आएगा, आता रहेगा। क्या है स्कूल के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से देखिए, मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड एट एंगुलर स्पीड ओमेगा। अच्छा, कह रहे हैं एक मेटल की रॉड है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और इसको रोटेट किया जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये विद वन एंड पाइवेटेड, इसमें लिखा नहीं है, होना चाहिए विद वन एंड पाइवेटेड। इसे रोटेट करेंगे प्यारे तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है और यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अच्छा, एंगुलर स्पीड है ओमेगा, कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है B, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन द रॉड। इसके ये जो दो एंड्स हैं A और B, इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालें भैया? जब इसे रोटेट करेंगे तो भैया रोटेट करने से मोशनल ईएमएफ बनेगा। उसका फॉर्मूला आप अगर कहें सर हमें पता है BLV, तो ऐसा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर ये रॉड सीधे ऐसे जा रही होती तो अगर इस रॉड की वेलोसिटी v होती तो इसके अंदर प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v होती आगे जाने की। ये रोटेट कर रही है प्यारे, रोटेट कर रही है, तो यहाँ जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ जो है उसकी वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ जो है उसकी वेलोसिटी अलग होगी। ऑब्वियसली जो सबसे बाहर है उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, अंदर वाले को कम डिस्टेंस कवर करना है सेम टाइम में तो उसकी स्पीड कम होगी। जब भैया वेलोसिटी अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ क्या करेंगे हम इस केस में, ईएमएफ निकालने के लिए फैराडेज के लॉ से हम निकालेंगे। हम कहेंगे भैया E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, माइनस हटाना चाहो हटा दो, लगाना चाहो लगा दो। डी फाई का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे मतलब चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम। हम क्या करेंगे, पूरे चक्कर का टाइम ले लेंगे, जैसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड, और पूरे चक्कर का फ्लक्स ले लेंगे। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अब ही हम क्या करें, फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू एरिया। पूरे चक्कर की बात है तो पूरे चक्कर का एरिया ले लेंगे, B इंटू एरिया। ठीक है, टाइम जो है, क्योंकि टाइम दे नहीं रखा है लेकिन एंगुलर स्पीड ओमेगा दे रखी है, तो प्यारे ओमेगा और टी में रिलेशन होता है। हाँ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना। तो ये टी की जगह हम लिख देंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। और एरिया का क्या करें, पूरे सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस हो जाएगी L, तो पाई आर स्क्वायर में पाई L स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये चीज़ ऊपर जाएगी तो बन गया आपका हाफ, ठीक है ना, हाफ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा ऊपर चला गया, ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। सिंपल सब, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आप याद करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है, एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फिलहाल फिर कह रहे हैं करंट निकालो एंड हीट डिसिपेशन। भैया करंट इंड्यूस की बात करें तो करंट का तो फॉर्मूला वही होता है ना, E अपॉन आर। रेजिस्टेंस R दे रखा है तो सिंपली E को आप R से डिवाइड कर दीजिए, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन R। ये इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हो गया। कह रहे हैं हीट डिसिपेशन, भाई घूमेगी करंट बनेगा, करंट से
हीट डिसिपेट होती है जूल्स की लॉ की वजह से। हीट का फॉर्मूला, हीट एनर्जी का फॉर्मूला I स्क्वायर RT। I स्क्वायर में I का ये लिख दीजिए हाफ B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे इंटू R इंटू टी, स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया हाफ B स्क्वायर L की पावर 4, है ना, और B का भी स्क्वायर होगा, और R का स्क्वायर R से कट जाएगा अपॉन R इंटू टी। ये आपकी हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो देखिए डेरिवेशन हमने वो अलग करी, लेकिन यहाँ पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन में नई तरीके की डेरिवेशन हो सकती है, तो आपको तरीका आना चाहिए, ऐसे फॉर्मूला याद करने नहीं बैठ सकता कोई। फिलहाल ये तो क्वेश्चन है ही प्यारे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जिसमें इन्होंने क्या किया, देखिए क्या किया है, थोड़ा सा वैल्यूज दे दी इन्होंने और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह कुछ और दिया है। देखिए कह रहे हैं व्हील विद 10 मेटलिक स्पोक्स, ध्यान देना, वो कर लेना फिर उसके बाद ये करना। 10 में एक व्हील है जिसके 10 मेटलिक स्पोक्स हैं। अभी एक रॉड घूम रही थी, अभी व्हील में 10 मेटलिक इस तरीके से स्पोक्स घूम रहे हैं, ठीक है। पहिए में 10 मान लीजिए, इस तरीके से साइड में रिम होता है और रिम के बीच में इस तरीके से 10 तीलियां लगी हैं मेटल की। ईच की लेंथ, अब की लेंथ दे दी इसने, लेंथ दे दी 0.5 मीटर और रोटेटेड विद 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अरे रिवॉल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में इतने रिवॉल्यूशन, एक मिनट में इतने चक्कर। इससे तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। एक मिनट में अगर 120 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड में 120 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 2 रिवॉल्यूशन होंगे पर सेकंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड या फिर 2 हर्ट्ज, जिससे आप चाहे तो ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f की वैल्यू 2 डाल दो तो ओमेगा हो गया 4 पाई, और ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। आगे पढ़िए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है एट अ प्लेस, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन एक्सिल एंड द रिम। वही करना है आपको, इंड्यूस ईएमएफ इस और रिम के बीच में इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। बस एक रॉड की बजाय 10 रॉड्स हो गई हैं, लेकिन प्यारे इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए यही सारा कंसेप्ट लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही करोगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, बी की वैल्यू लगा दो, ओमेगा की लगा दो, एल की लगा दो, निकाल लो ई। लेकिन बोले सर 10 स्पोक्स हैं, तो भैया 10 स्पोक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी 10 स्पोक्स हैं, ये रिम और सेंटर के बीच आप देखिए तो पैरेलल में लगे हुए हैं, सब पैरेलल में लगे हैं। एक कॉमन पॉइंट है इधर से, इन सबका कॉमन पॉइंट है इधर से, ये कॉमन रिम है, तो ये सब पैरेलल में, और पैरेलल में ईएमएफ, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है, ऐड नहीं हो जाता है, टोटल भी उतना ही रहता है। ईएमएफ विल रिमेन द सेम। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यूज डाल के करना और देखना, और जो गॉस दे रखा है उसे गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, करिए ये, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्यारे, तो ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आने वाला है क्विज का क्वेश्चन। फिलहाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है प्लस न्यूमेरिकल। कह रहे हैं स्क्वायर लूप MNOP ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब आप समझिए कि ये हॉरिजॉन्टली रखा है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली है, इस तरीके से ऐसे इसके अंदर घुस रही है डायग्राम के हिसाब से। लूप इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट होते 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 इसको बाहर तक ले जा रहे हैं, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ना पहुंच जाए, बाहर ना पहुंच जाए, ठीक है, विद वेलोसिटी v। अच्छा, डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप एज इट गोज आउट ऑफ द फील्ड। कह रहे हैं जब ये बाहर निकल रहा होगा तब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताओ। बहुत ही आसान है, लेंज लॉ से बताएंगे। P ये क्या था? MNOP, अच्छा MNOP। तो प्यारे देखो जरा, बाहर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने समय इसमें इंड्यूस करंट क्यों बनेगा? फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से बाहर निकलेगा, इससे लिंक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो लेंज लॉ कहता है इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो।
फ्लक्स डिक्रीज ना हो का क्या मतलब है, आप देखिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर जा रही होंगी, बाहर से अंदर जा रही होंगी, यानी सामने नॉर्थ पोल होगा, बोर्ड के पीछे साउथ पोल होगा, नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी। अब फ्लक्स अगर बाहर निकलते समय डिक्रीज हो रहा है इस कॉइल से लिंक्ड, तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो, तो सामने अगर इस कॉइल के सामने नॉर्थ पोल है तो इसके फेस पे क्या बने, नॉर्थ बने। अरे नॉर्थ तो नॉर्थ को कहेगा और भागो भागो, नहीं, यहाँ तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो वो कहेगा फ्लक्स डिक्रीज ना हो और लाओ, नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाओ, तो उसके लिए इधर क्या बनना पड़ेगा, साउथ बनना पड़ेगा। और साउथ का मतलब है इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी MNOPM, इसके अलॉन्ग होगा या ब्रैकेट में लिख दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन अलग है, यही मेन है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि ग्राफ बनाओ किस चीज का, ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। इंड्यूस EMF कितना बनेगा टाइम के हिसाब से, वो आपको ग्राफिकली शो करना है। देखो कैसे करेंगे, आप ये देखिए, जब तक ये यहाँ से आगे जाएगा, क्या यहाँ से यहाँ तक कोई फ्लक्स में चेंज होएगा, नहीं, सिर्फ तब होगा जब बाहर निकलेगा। अभी आप समझिए कितनी देर, इधर क्योंकि टाइम लिखा है तो कितनी देर तक कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। आप ये देखिए तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जब तक ये ऐसे यहाँ नहीं पहुँच जाती, ये जो NO वाली साइड है, NO वाली साइड यहाँ नहीं पहुँच जाती, तब तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। NO एक बार यहाँ पहुँच गई, उसके बाद बाहर निकलेगी, तब फ्लक्स में चेंज आएगा। तो NO को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए स्पीड हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। अब आप सोचिए NO को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो हमने कहा कि भैया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा यहाँ से यहाँ, भैया ये है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 100 सेंटीमीटर है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए इतना, ये कितना होगा, 100 में से 20 हटा दो, ये होगा 80, यहाँ से यहाँ तक का 80, तो ये कितना हो गया 4, यानी 4 सेकंड तक तो कोई EMF बनेगा ही नहीं यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ पे बनाओ 1 2 3 4 5 6 7, 4 सेकंड तक तो EMF रहेगा 0 0 0 0 EMF रहेगा 4 सेकंड तक। हाँ, उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तब EMF बनेगा। कितना EMF बनेगा, उसका फॉर्मूला -d∅/dt इस तरीके से। तो फ्लक्स में कितनी देर तक जो चेंज आएगा वो आपको निकालना है। यहाँ पर आप देखिए, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, फॉर्मूला BLV भी लगा सकते हैं तो शायद जल्दी आ जाए। BLV अगर आप लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखी है प्यारे। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं दे रखी है तो आप वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते EMF की, ना इससे। हाँ, लेकिन ग्राफ में शो ज़रूर कर सकते हो E से। कितनी देर तक बनेगा, आप देखिए उतनी देर तक बनेगा जब तक NO वाली साइड यहाँ से यहाँ तक नहीं आ जाती, तब तक फ्लक्स डिक्रीज होता रहेगा। आप सोचिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसे 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 जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक फ्लक्स डिक्रीज होता रहेगा। और एक बार पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा, उसके बाद कितना भी बाहर निकल जाए फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। जब तक फ्लक्स में चेंज होगा जब तक EMF बनेगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तब तक जब तक ये NO यहाँ से यहाँ ना आ जाए। यानी कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा इसे, ऑब्वियसली 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लेंथ 20 है। तो कितना टाइम लगेगा 20 सेंटीमीटर चलने में, 80 सेंटीमीटर चलने में इतना टाइम, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चलने में स्पीड कितनी थी 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चलने में लगेगा 1 सेकंड। तो EMF जो है 4 सेकंड के बाद बनेगा। 1 सेकंड के लिए कितना, मान लें अगर E बनेगा तो ये लीजिए E मैंने यहाँ मार्क किया, 1 सेकंड के लिए EMF बन जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं, तो चाहे हम ये लगाएं चाहे ये लगाएं, माइनस साइन तो आएगा प्यारे, -BLV या -d∅/dt। तो E जो है वो +E ना बना के आपको -E बनाना चाहिए, क्योंकि माइनस में बनेगा तो ये ग्राफ ऊपर की बजाय
एक्चुअल में ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है, क्योंकि इस तरीके का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ। ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप देखेंगे। फिलहाल प्यारे एक अभी इसके बारे में बात करूँगा, तो ये ग्राफ तो आप बना लेंगे। फिर इसके बाद क्या बात आ रही है, देखिए यहाँ पर आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो ग्राफ बना लिया, उसने मैग्नेटिक फ्लक्स का भी ग्राफ पूछा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। तो प्यारे मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज दिखाने के लिए मैं इसी पे बना दे रहा हूँ। चलो इधर की तरफ ईएमएफ लेने की बजाय अगर फ्लक्स ले लें तो आप देखिए जब तक ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक तो कोई फ्लक्स में चेंज आएगा ही नहीं। कितनी देर तक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा? अभी आपने निकाला था कि 4 सेकंड तक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। तो इधर की तरफ हम फ्लक्स बना रहे हैं, फाई फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट फ्लक्स। फ्लक्स कांस्टेंट है जिसकी वजह से ईएमएफ जीरो है। ईएमएफ जीरो है तो ये मत कह देना फ्लक्स भी जीरो कर दो, फ्लक्स तो कुछ ना कुछ पास होगा ही इससे, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ जीरो होता है। तो फ्लक्स जीरो 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 जीरो। हाँ, फिर उसके बाद जब ये बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकलने से इससे लिंक फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा, 1 सेकंड तक डिक्रीज होगा। तो वो डिक्रीज आप दिखाओगे 4 सेकंड पे फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हुआ, 5 सेकंड पर जाके बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा विद टाइम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जब तक फ्लक्स कांस्टेंट है तब तक ईएमएफ जीरो, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फिर ईएमएफ बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक गौर फरमाइए, एक करेक्शन कर लीजिए। ईएमएफ का फॉर्मूला -d∅/dt होता है। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो d∅ का साइन नेगेटिव आएगा। ओके, फ्लक्स डिक्रीज है, d∅ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो आप ई पॉजिटिव बनाओगे, और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो d∅ प्लस होने से ई हो जाएगा नेगेटिव। तो करेक्शन कर लेना ईएमएफ वाले ग्राफ में, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल जैसे ये क्वेश्चन है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने मैं क्विज का और दे रहा हूँ। ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें और कुछ तामझाम कर दिया है। ये एक आपको डायग्राम दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, फिर से ये स्क्वायर है। इस 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर को अब की बार यहाँ से की बजाय 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, इसे पास में ला रहे हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और यहाँ तक बाहर ले जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड 80 सेंटीमीटर तक है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकालनी है, ध्यान से इसको बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे, तो ये आज का क्विज का क्वेश्चन है, इसे अपने आप करिएगा, सॉल्व नहीं आए मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फिलहाल मोशनल ईएमएफ की जितनी थ्योरी कंसेप्ट थी, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, पूरा मोशनल ईएमएफ का पार्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद हम इस चैप्टर का अगला पार्ट करेंगे, क्या है वो अभी सस्पेंस है। अगर अगला लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अगला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे आगे के लेक्चर्स के लिंक्स दे रखे हैं। फिलहाल जितना भी मैंने बताया, अगर आपने नोट नहीं बनाया तो नोट्स बना लीजिए, न्यूमेरिकल्स अपने आप करिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं और क्वेश्चन दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा असाइनमेंट का। फिलहाल मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।